Hello students, this is Arun Kumar Chaurasia from Shivra Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about Ashok and his Dhamma. Today, we will read about Ashoka edicts. First, language and location. Edicts are रॉयल ऑर्डर एंड प्रोक्लामेशन। जो अशोक के शिलालेख थे वह उसके आदेश या उसकी घोषणाएं थी। द अशोक एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स, स्टोन पिलर एंड केव्स। अशोक के जो शिलालेख थे वे चट्टानों पर बनाए गए या फिर उनको पत्थर के स्तंभों पर बनाया गया या फिर गुफाओं में बनाया गया। दीज एडिक्ट्स वेयर सेट अप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर and spread the message of Dhamma. His edicts have been found not only in India but also in part of Pakistan, Afghanistan and Nepal. मतलब अशोक के जो अभिलेख थे बेटा यह केवल भारत में ही नहीं पाए गए, इसके अलावा ये पाकिस्तान में भी पाए गए, अफगानिस्तान में भी पाए गए और साथ साथ नेपाल में भी पाए गए। There are 14 rock edicts and 7 pillar edicts along with some minor edicts of Ashoka. Means there are only 14 rock edicts and 7 pillar edicts। मतलब जो अशोक के अभिलेख पाए गए बेटे उसमें जो है 14 जो है पत्थर के शिलालेख पाए गए और 7 स्तंभ पर अंकित शिलालेख पाए गए। इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे अभिलेख भी पाए गए हैं। ठीक है। द एडिक्ट वर written in the local language. It means most of the edicts are written in local language like the Prakriti, अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख थे वो जो है मतलब प्रकृति में बनाए गए। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें जो है ये जनसामान्य की भाषा थी और लोगों को आसानी से समझ में आती थी, इसलिए ज़्यादातर अशोक के अभिलेख प्रकृति भाषा में बनाए गए। अशोका इंस्क्रिप्शन इन पेशावर रीजन आर इन खरोष्टी लिपि। इट मीन्स जो अशोक का अभिलेख पेशावर में पाया गया है इट इज इन खरोष्ठी लिपि। अशोक की जो अभिलेख पाए गए वो बेटा लगभग 4 जो है स्क्रिप्ट में पाए गए। फर्स्ट जैसे ब्रह्मी स्क्रिप्ट, सेकंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट, थर्ड ग्रीक एंड 4 अरमाइक स्क्रिप्ट। इन चारों में अशोक के जो है शिलालेख पाए गए हैं। ठीक है। इन कांधार द इंस्क्रिप्शन आर इन ग्रीक एंड आर्मेइक। मतलब जो अशोक के अभिलेख कांधार में पाए गए, कांधार जो कि अफगानिस्तान में है, यहाँ पर जो अभिलेख पाए गए वो जो है ग्रीक और आर्मेइक लिपि में थे। मोस्ट ऑफ द अशोका एडिक्ट्स आर फाउंड इन ब्राह्मी लिपि। अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख थे भारत में जो पाए गए वो बेटा ब्राह्मी लिपि में पाए गए। स्क्रिप्ट वेयर डिसिफर्ड इन 1837
बाय जॉन प्रिंसेप, मीन्स 1837 में जॉन प्रिंसेप नाम के एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने ब्राह्मी लिपि में लिखे स्क्रिप्ट में जो यसी स्क्रिप्ट में लिखे जो भी अभिलेख थे अशोक के, उसको 1837 में जॉन प्रिंसेप नाम के ब्रिटिश ऑफिशियल ने पढ़ा। देन आफ्टर द मेजर ब्रेक थ्रू, हिस्टोरियन एंड स्कॉलर वेयर एबल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट अशोक एंड हिज रीजन। मतलब एक बहुत बड़े प्रयास के बाद जो है अशोक के बारे में और अशोक के अभिलेखों के बारे में जो है इतिहासकार और विद्वानों ने जाना। इंफॉर्मेशन इन एडिक्ट, मीन्स अशोक के अभिलेखों में क्या दिया हुआ था। द एडिक्ट ऑफ अशोक आर ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग हिम एंड हिज रीजन। मतलब कि अशोक के जो अभिलेख है वो अशोक के बारे में जानने के प्रमुख स्रोत हैं, और इसके अलावा वे अशोक के क्षेत्र के बारे में भी जानने के प्रमुख स्रोत। द एडिक्ट ऑफ अशोक आर ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग हिम एंड हिज रीजन। अशोक के शिलालेख अशोक के बारे में जानकारी देने के प्रमुख स्रोत हैं, और इसके अलावा वे अशोक के राज्य को भी बताते हैं। देन दे कंटेन द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा, ही अंडरटुक हिज ऑर्डर, हिज थॉट एंड आइडियाज ऑन रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। मतलब इसमें सम्मिलित है अशोक के जो है धम्म के बारे में, जो कि बुद्धिज्म के अंतर्गत एक लोक कल्याणकारी जो है मानदंड था। दे कंटेन द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा, बुद्धिज्म, द वेलफेयर मेजर, ही अंडरटुक हिज ऑर्डर्स, हिज थॉट एंड आइडियाज ऑन रिलीजन। मतलब इसमें सम्मिलित अशोक के जो ये शिलालेख हैं इसमें सम्मिलित थे उसका धर्म, बौद्ध धर्म, उसके लोक कल्याणकारी कार्य, उसकी राजाज्ञाएं, और इसके साथ साथ उसकी सोच धर्म के प्रति, प्रशासन के प्रति इत्यादि। दे आल्सो टेल अबाउट हाउ ही ट्रीटेड हिज सब्जेक्ट एज हिज चिल्ड्रेन एंड कंसीडर हिमसेल्फ टू बी देयर फादर। मतलब इसमें यह भी बताया गया कि अशोक किस तरह अपनी प्रजा को जो है अपने पुत्र की तरह मानता था, और किस तरह वह एक पिता के समान अपने धर्म का पालन करता था। देन अशोकास मैसेज टू हिज सब्जेक्ट। अशोक के द्वारा उसकी प्रजा को दिया जाने वाला संदेश। पीपुल परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ रिचुअल
when they fall ill, when their children get married, when children are born and when they go for journey। मतलब लोग ढेर सारी परंपराओं का तब पालन करते हैं जब वे बीमार पड़ते हैं या फिर उनके बच्चों की जो है शादियां होती हैं, विवाह होते हैं, या फिर जो बच्चे जब पैदा होते हैं और या फिर जब वो कहीं बाहर विदेश यात्रा करने के लिए जाते हैं कहीं भी, तब दीज रिचुअल आर नॉट यूजफुल। अशोक ने अपने शिलालेख में बताया कि ये जो परंपराएं जो है उपयोगी नहीं है। इफ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। इसके बजाय अगर लोग जो है दूसरी परंपराओं का अनुपालन करें तो वो ज़्यादा फलदायी होगा। व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस? ये दूसरी परंपराएं क्या है? दीज आर, ये हैं बीइंग जेंटल विथ स्लेव्स एंड सर्वेंट। मतलब जो आपके गुलाम हैं या आपके जो नौकर हैं उनके प्रति हमेशा दयावान बने रहिए। रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर, अपने से बड़ों का आदर कीजिए। देन ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर विद कंपैशन, सभी जीवों को जो है सहृदयता से मानिए, मतलब उनके प्रति किसी तरह का दुर्भाव मत रखिए, अच्छे भाव रखिए। गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण एंड मॉन्क्स, दान दीजिए, उपहार दीजिए, किसको? ब्राह्मण और भिक्षुओं को। इट वॉज बोथ रॉन्ग टू प्रेज योर वंस रिलीजन एंड क्रिटिसाइज अनदर रिलीजन। यह भी एक गलत काम है कि लोग अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं और दूसरों के धर्म की आलोचना करते हैं। यह गलत इसलिए है कि इससे वे अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा अशोक कहते हैं। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन। इफ वन प्रेज वंस ओन रिलीजन व्हाइल क्रिटिसाइजिंग अदर्स, वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन। यदि कोई व्यक्ति जो है अपने धर्म को जो है दूसरों के धर्म से ज़्यादा आदर देता है और अपने धर्म की प्रशंसा करता है और दूसरों के धर्म की बुराई करता है, तो वास्तव में वह अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। देयरफॉर वन शुड बी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ अनदर रीजन एंड रेस्पेक्टेड। इसलिए जनता को या प्रजा को सभी के धर्मों का समान आदर करना चाहिए और साथ साथ अपने धर्म को भी समान भाव से मानना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू रोट हिज एडिक्ट्स स्टिल स्पीक टू अस इन ए लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम। मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो उनका कथन है कि अशोक के शिलालेख उसके बारे में एक भाषा के रूप में बोलते हैं जिससे हम उसके समय की चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं और बहुत कुछ उससे सीख सकते हैं। देन रेवेन्यू कलेक्शन। We get a lot of information about Maurya administration from Kautilya Arthashastra. North India was mainly an agrarian society at this time. हम लोग बहुत ढेर सारी सूचनाएं प्राप्त करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य प्रशासन के बारे में कि मौर्य साम्राज्य में कैसे करों का संग्रह होता था। और इसमें कौटिल्य ने बताया कि उत्तर भारत मुख्यतः जो है कृषक समाज था इस समय। एज मच द मौर्य स्टेट गेट मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम लैंड एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। यहाँ पर मौर्य साम्राज्य ज़्यादातर किसानों से जमीन पर या फिर खेती पर जो है टैक्स इकट्ठा करता था।
एन अशोक इंस्क्रिप्शन एट लुम्बिनी मेंशन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस लाइक बलि एंड भाग। अशोक का जो लुम्बिनी में एक शिलालेख है, उसमें उसके करों का वर्णन मिलता है दो रूप में, भाग या फिर दो रूप में उसके टैक्सेस का वर्णन मिलता है। दे आर बलि एंड भाग, बलि एंड भाग। अशोक की जो टैक्स है ये बलि और भाग के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और इसका वर्णन किसमें मिलता है? इसका वर्णन हमें मिलता है लुम्बिनी के शिलालेख में। भाग कुड बी 1/4 और 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जो भाग होता था वह बेटा 1/4 से लेकर 1/6 तक होता था प्रोड्यूस पर। जो भी उत्पादन होता था उस पे जो है उसका जो है 1/6, 1/4 से लेके 1/6 तक जो कर लिया जाता था वो भाग के रूप में लिया जाता था। टैक्सेस वेर कलेक्टेड बाय ऑफिशियल्स फ्रॉम फार्मर्स, कल्टीवेटर्स, ट्रेडर, क्राफ्टमैन एक्सेट्रा। अशोक के जो कर संग्राहक लोग थे वे करों को इकट्ठा करते थे किसानों से, व्यापारियों से, साथ साथ शिल्पकारों से। रिसोर्सेज वर आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम कॉन्क्वायर्ड एरियाज। इसके अलावा अशोक उन क्षेत्रों से भी जो है कर को इकट्ठा करता था जहां पर वो विजय प्राप्त कर लेता था। दैट वेयर नॉट अंडर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। ये राज्य सीधे अशोक के जो है सीधे शासन में या सीधे नियंत्रण में नहीं थे। दीज वर यूजुअली फॉरेस्टेड एरिया एंड प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर, एलिफेंट, सेमी प्रीशियस स्टोन एक्सेट्रा। मतलब ये जो क्षेत्र थे ये प्रायः जो है वन के क्षेत्र थे और यहाँ से उनको मतलब मौर्य प्रशासन को उपलब्ध कराया जाता था लकड़ियाँ, हाथी और बेशकीमती पत्थर। माइनिंग गोल्ड, कॉपर एंड आयरन वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ। इसके अलावा खानों से निकलने वाले सोने, तांबे और लोहे भी जो है अशोक की संपत्ति के प्रमुख साधन थे। सम ऑफ द रेवेन्यू वाज यूज्ड फॉर पब्लिक वर्क। कुछ भाग जो है करों का प्रयोग हो जाता था पब्लिक के कार्यों के लिए, जैसे कि जनता के कार्यों के लिए। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग ऑफ रोड, रेस्ट हाउसेस एक्सेट्रा, जैसे कि जो है सड़कों का निर्माण और इसके अलावा जो है धर्मशालाओं का निर्माण। सम ऑफ इट वाज यूज्ड फॉर पेइंग ऑफिशियल एंड सम पार्ट ऑफ इट वाज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द आर्मीज। इसका कुछ भाग जो है राजा अपने अधिकारियों को जो है वेतन के रूप में देता था और कुछ भाग वह अपनी सेना के खर्च वर्च के लिए रखता था। द मौर्य had a large number of army constituting of foot soldier means infantry, horsemen means cavalry and chariots, elephant etc. अशोक की जो सेना थी ये बहुत बड़ी थी। इसमें जो है बहुत बड़ी संख्या में पैदल सैनिक जिनको आप इन्फेंट्री के रूप में जानते हैं, इसके अलावा जो है हॉर्समैन मतलब बहुत ढेर सारे घुड़सवार इसमें थे जिनको हम लोग कैलेवरी मैन के नाम से भी जानते हैं। देन बहुत से रथ अशोक की सेना में थे और बहुत से हाथी भी अशोक की सेना में थे। द आर्मी वॉज लेड बाई द आर्मी कमांडर। जो सेना थी वो आर्मी प्रमुख द्वारा संचालित की जाती थी। इट हेल्प टू द मौर्यंस to protect their large empire and maintain law and order। तो
राजा की यह जो आर्मी थी, इसका सैन्य संचालन जो है आर्मी कमांडर या सेनापति करता था, और सेनापति राजा की सुरक्षा को लेकर उत्तरदायी होता था। साथ साथ वह पूरे मौर्य साम्राज्य में जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है हमेशा मेंटेन रखता था, मतलब कि हमेशा नियम और कानून को बनाए रखता था। सो दिस इज ऑल अबाउट अशोका एडिक्ट्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन। वी विल मीट in next lecture. Thank you.